नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। यूपी के रण में अब भाजपा के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने सबसे पहले प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए कैराना को चुना है। कैराना वह जगह है जहां हिंदुओं का पलायन बड़ा मुद्दा रहा है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे जोर शोर से उठाया था। अब एक बार फिर शाह के कैराना दौरे ने प्रदेश की सियासत गर्म कर दी है। शाह ने जाट बेल्ट को साधने का प्रयास भी किया, साथ ही हिंदू पलायन करने वाले इलाकों में पहुंचकर घर घर दस्तक भी दी, जिससे साफ है कि भाजपा चुनाव में पलायन का मुद्दा फिर उठा सकती है। आखिर शाह ने यूपी के दंगल में एंट्री कैराना के रास्ते ही क्यों की? आखिर बीजेपी का कैराना प्लान क्या है? अटेंशन में आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में 2017 की तर्ज पर 2022 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कैराना मुद्दे को एक बार फिर हवा देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कैराना दौरा इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले मेरठ में संगठन के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। इसके बाद वो शामली जिले के कैराना पहुँच गए। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी में हवाई दौरे पर थे। जेपी नड्डा ने अमरोहा और बिजनौर में संगठन के चुनिंदा लोगों से मिलकर जीत का फॉर्मूला सेट किया, तो अमित शाह ने कैराना पहुंचकर हार्ड हिंदुत्व का संदेश देने का काम किया। उनके इस कदम का बड़ा राजनीतिक महत्व देखा जा रहा है। अमित शाह ने कैराना में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया, साथ ही पलायन करने वाले परिवारों से भी मुलाकात की। कैराना भाजपा के लिए एक मुद्दा रहा है। वर्ष 2017 में यहाँ से पलायन का मुद्दा पार्टी ने जोर शोर से उठाया था। एक बार फिर पार्टी ने वहां से पहले चरण के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर बड़ा संदेश देने का काम किया है। बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। कैराना के बारे में दावा किया जाता है कि सांप्रदायिक तनाव की वजह से यहां के हिंदू अपना घर बेचकर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना से पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था। वहीं किसान आंदोलन की वजह से भी पश्चिमी यूपी को बीजेपी की दुखती रग माना जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में संभावनाएं नजर आने लगी और कमान संभालने के लिए खुद अमित शाह आगे आए हैं। कैराना से अमित शाह के प्रचार अभियान की शुरुआत ने नए समीकरणों को जन्म दे दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आजकल पश्चिमी यूपी का जो दौरा कर रहे हैं, ये दौरा उस वक्त कहा था जब हमारे देश का किसान अपनी अनाज इस काले कानून को लेके लाइनों में और सड़कों पर बैठे हुए थे। ये दौरा उस वक्त कहा था जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री द्वारा साजिश की जाती है हमारे देश के किसान को रोंदने की। ये दौरा उस वक्त कहा था जब पश्चिमी यूपी के किसान गन्ने के उचित दामों को लेकर लाइनों में लगे हुए थे, सड़कों पर बैठे हुए थे। देखिए, अब मैं नड्डा जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसान नौजवान सब ने ये मन बना लिया है कि जो प्रदेश की सरकार जिन गड्ढों को पाट न सकी, अब हमारे देश का किसान नौजवान उन गड्ढों को इन बुराई से, बेरोजगारी से, महंगाई से पाटकर एक अच्छाई की नई नींव रखने जा रहे हैं। 700 से अधिक किसानों ने किसान आंदोलन में अपनी शहादत दी। इस बात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भूल नहीं सकता है। जेपी नड्डा साहब झूठ के अड्डा है। गृह मंत्री अमित शाह चाहे नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने लगातार किसानों के मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाया है। उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी कहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में किसान ये स्पष्ट कर देगा कि वो किसके साथ है। फेल हो गए सारे वाद, 10 मार्च को जीतेगा विकासवाद। विकासवाद पर पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है, खामोश है, लेकिन एक हवा, एक तूफान, धीरे धीरे हवा तेज हो रही है, जो पहले प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र तक आते आते एक तूफान का रूप ले लेगी। और ये योगी और मोदी जी का जो ये प्रचंड वेग है,
यह पूरे तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। इससे पहले 8 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैराना आए थे, जहां उन्होंने पलायन करने वाले कैराना लौटे व्यापारियों से मुलाकात कर पलायन के मुद्दे को धार देने का काम किया था। वहीं चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह के कैराना आने से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कैराना अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की कैराना से तत्कालीन सांसद दिवंगत हुकुम सिंह ने यहां से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। भाजपा ने इस बार यहां से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना से पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था। ऐसे में कैराना में अमित शाह के पहुंचने से जाट बेल्ट में हार्ड हिंदुत्व का मैसेज जाएगा। इससे जाटलैंड में कैराना के पलायन के जख्म फिर से उभरेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा और हमारे यूपी के संवाददाता डॉक्टर अशफाक अहमद, और शामली संवाददाता को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2017 के बाद कैराना का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है। क्या विकास की बात करते करते अब भाजपा को लगने लगा है कि वो हिंदुत्व के सहारे ही पलायन का मुद्दा बनाकर ही वहाँ की नैया पार लगा पाएगी? देखिए ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर जो समीकरण है उत्तर प्रदेश के जातिगत, उनको एक छाते के नीचे लाना और लगातार जीतना एक बड़ा टेढ़ी फेर है। आप याद करिए, पहले मायावती को पूर्ण बहुमत मिलता है, इसका अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन अगले ही चुनाव में सारे लोग बहुत जल्दी सिमट जाते हैं। बीजेपी आज देखिए 325 के आसपास सीटें जीतती है। बसपा, कांग्रेस और सपा के जो हाल होते हैं वो किसी से छिपे नहीं है। और अब जब सोशल इंजीनियरिंग और विकास की दो पैरेलल बातें चल रही थी, अचानक से दारा सिंह हो, चाहे हुकुम सिंह, अशोक सैनी हो, और तमाम सारे जो विधायक हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तो ये अपने अपने बड़े कुनबों का नेतृत्व करते हैं, जातियों का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो मौर्य जाति हो, चाहे वो दूसरे अन्य दल हो, सैनी समाज हो, तो ये अपने साथ एक वोट बैंक लेकर चलते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। तो ये जो समीकरण बीजेपी के बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए बीजेपी की मजबूरी है कि फिर ले देकर हिंदुत्व एक ऐसा छाता है जिसके नीचे जाति, धर्म या उपजातियों का बंधन टूट सकता है और बीजेपी को सफलता मिल सकती है। यही कारण है कि उसी आप देखिए, कुछ दिन पहले एक बयान आता है जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये चुनाव अच्छी बना सकता है। साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि 80% भाजपा के साथ है, 20% विपक्ष के साथ है, लेकिन वो साफ तौर पर ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। आप देखिए, वो अपना दल को साथ लेते हैं और निषाद पार्टी को साथ लेते हैं। दोनों दल को पहले से ज्यादा सीटें देने को तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी को यह पता है इस बार चुनौती बड़ी है। इस बार हिंदुत्व का कोई अभी तक ऐसा जाहिर तौर पे, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था जिस मुद्दे के सहारे पिछला चुनाव फतेह किया उन्होंने, वही मुद्दा क्या इस बार भी कारगर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, आप ये चीज समझिए कि इस बार वो दूसरी बात कह रहे हैं। पिछली बार मुद्दा ये था कि कैराना से पलायन हुआ है। बिल्कुल। इस बार चूंकि वर्चुअल रैलियों पर जोर है, क्योंकि रैलियों पर रोक लगा दी चुनाव आयोग ने, अभी एक रोक फिर बढ़ा दी 30 तारीख तक। ऐसे में बीजेपी के पास सबसे अच्छा मौका है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े प्रभावी होने के बावजूद अमित शाह पहली बार जाते हैं और कैराना के पीड़ितों से मिलते और उनको ये कहते हैं, जो पलायन से वापस लौटे, जिन्होंने पलायन किया था, और उनसे कहते हैं कि देखिए, जिन्होंने आपका पलायन कराया था, हमने उनको पलायन करा दिया है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी टिकट देती है जाहिद हसन को, नाहिद हसन को, जिन पर आरोप है कि उनके कारण ही पलायन शुरू हुआ था, तो ऐसे में उनको जब बीजेपी मुद्दा बनाती है तो उनका टिकट काट के समाजवादी पार्टी उनको बहन को मैदान में उतारती है। तो अब बीजेपी कई सारे मोर्चों पर काम कर रही है। जो जातिगत समीकरण बिगड़े हैं दारा सिंह जाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, उनको दुरुस्त कर रही है। इसके साथ ही वो हिंदुत्व के अपने जो पुराना कैंपेन है उसको फिर से आगे लेके आ रही है, ताकि उसके छाते तले जो बाकी उसके जो सामाजिक समीकरण बिगड़े हुए हैं उनको साध लिया जाए और उत्तर प्रदेश की इस कठिन को। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हमारे शामली जिले के संवाददाता, जहाँ जिस जिले में कैराना आता है, विनीत शर्मा। विनीत, क्या लग रहा है कि वहाँ पे आज भी विकास की बात है, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर वही
पलायन का मुद्दा हावी हो रहा है। और जो पहले योगी जी आए थे नवंबर में, वो तभी इस भाजपा ने रणनीति बना ली थी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, और सपा वो गलती कर गई कि नाहिद को टिकट दे दिया, फिर टिकट काटना पड़ा। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, कैराना में पलायन के मुद्दे 2014 में पलायन हुआ करते थे यहाँ पर, और इसी को लेकर हमारे नंबर पे कॉल करें जी। 2014 में यहाँ पर पलायन होते थे, और पलायन के बाद यहाँ पर जो व्यापारी थे पलायन कर गए थे। करीब 350 परिवार कैराना के पलायन कर गए थे, जो करीब 3 साल तक पलायन में रहे। और उसके बाद जब 2017 में बीजेपी सरकार बनी है, उसके बाद वो लोग अब यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आज हमारे देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, और डोर टू डोर उन्होंने जाकर संपर्क किया लोगों से, लोगों का हाल जाना। और वहीं पर आज 2014 में एक साधु स्वीट्स के बेटे है यहाँ पर राकेश गर्ग जी, जो पलायन कर गए थे, जिनके यहाँ पर रंगदारी की शिक्षा आती थी और उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। उनसे हाल पूछा और उनको बिल्कुल सुरक्षित होने का वायदा किया है। और जब हमने उनसे अनादित गिरी ने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि अब वे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में नया गुंडागर्दी होती है और नई गुंडा राज होता है जी। क्या जो मुकीम गैंग का खात्मा किया वहां पे, अब वहां से जो एक ध्रुवीकरण की बात उठ रही है, क्या आपको लग रहा है कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या ध्रुवीकरण की बात जो कोशिश कर रही है भाजपा, वो वहां से उठती हुई लहर दिख रही है जो पूरे प्रदेश में प्रभाव डालेगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, लोगों का जो रुझान है, सिर्फ और सिर्फ जिससे भी पूछा जाता है, चाहे वो हिंदू है या फिर मुसलमान है, वो सिर्फ एक ही बात कहता है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनपद शामली में बीजेपी की लहर ही चलेगी और बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी। और योगी सरकार, मोदी सरकार की यहाँ पर सभी लोग आश्वस्त और सुरक्षित होने का वादा कर रहे हैं और सुरक्षित होने का दावा कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, क्या सपा ने मौका दे दिया? वो गलती कर गई कि जिस तरह से वो साध रहे थे सारे वर्गों को, और एक नाहिद को टिकट देकर उसने भाजपा को मौका दे दिया कि वो उस मुद्दे को और हवा दे सके। बिल्कुल, देखिए ये आप देखिए पिछले दिनों उन्होंने जिन्ना की बात की, उसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था। आप देखिए इसके बाद अब वो इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने जैसा उन पर हमला किया, बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस। तो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कैराना के साथ साथ, क्योंकि ये जाट लैंड के इलाके में आता है, और जो अभी हमने किसान आंदोलन देखा था, सबसे ज्यादा उसका प्रभाव जाट लैंड में ही पड़ने की संभावना पश्चिम उत्तर प्रदेश। बीजेपी को पता है कि किसानों की नाराजगी के बाद अगर कोई ऐसा इश्यू नहीं रहा जिसके तले जाट उनके साथ आ जाए वापस, या जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ ना जाए, तो बीजेपी को अपना फायदा दिख रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर वो अब देखिए अमित शाह को भी उतार रहे हैं, योगी यहाँ कई बार दौरे कर चुके हैं, और अमित शाह जब गृह मंत्री हैं या उसके पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तब भी वो पूरे कार्यकाल में कभी कैराना नहीं गए थे। और इस बार वो कैराना जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पलायन करने वाले लोगों के परिवार से मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये मामला कितना गंभीर है। ब्रजेश जी, शायद हम देख रहे हैं कि भाजपा पलायन का मुद्दा बना रही है, लेकिन सपा की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, तो वो किसानों की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसानों का जो मुद्दा था जिससे भाजपा को खतरा लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ये कैराना वाले मामले को, पलायन वाला मुद्दा उछालने से वो कहीं फीका पड़ जाएगा और जाट एक बार फिर उनके साथ आते हुए दिखेंगे? बिल्कुल विजय जी, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार किसानों के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। और एक मुद्दा है उनके पास, तो चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे अखिलेश यादव किसानों के साथ खड़े हैं। मगर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से डोर टू डोर, घर घर जाके वोट मांग रहे हैं और अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं, उससे साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट कर चुकी है। आज लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने स्वयं 5 लोगों के साथ घर में जाके वोट मांगने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और विपक्ष जो है वो निशाना साधती। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिमी यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व के लोग आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा।
शायद, लेकिन हमको लग रहा था या आपको भी लगा होगा कि किस तरह से जाट और मुस्लिम एक मंच पर आ गए थे, जो पिछली बार देखा था हमने कि जो कैराना वाले मामले को लेकर, या जिसका फायदा भाजपा को मिला था। क्या अब उससे कहीं किसान आंदोलन की हवा निकल जाएगी, या फिर वो वापस अलग ही रहेंगे, एक साथ नहीं आ पाएंगे? या जो सपा सपना देख रही है कि जाट और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो उसको वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा, तो ऐसा होता देख रहे हैं आप या नहीं? आज ओवैसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये जाहिर कर दिया है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं, और किसानों की जो बात है उनकी किसानों की जो मांग थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया है। तो किसान का मुद्दा बहुत पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से काम करना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट कर चुकी है, और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको देखते हुए काम कर रही है। और जाट मुस्लिम एक वोट जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं ओवैसी उसमें सींग मारते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चाहे बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम उम्मीदवार बना रही है, ओवैसी मुस्लिम उम्मीदवार बना रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है, समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मगर जब भी समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन है उनका, और उस गठबंधन के तहत उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलना है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी चीज में पीछे नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो काम हुए उनको गिनाना चाहती है, केंद्र में जो काम हुए उनको गिनाना चाहती है, उसको गिनाते हुए आगे जनता के बीच जा रही है, और जनता के बीच घर घर जाके वोट मांगने का काम करती है। मनोज जी, ओवैसी भी मैदान में इस बार, तो वो कितना असरदार दिख रही है वहां पे, और आपको क्या लगता है कि वो भाजपा को ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, और जिस तरह से जेडीयू टूटा है तो उसका भी नुकसान होगा, इसकी भरपाई या ओवैसी से हो जाएगी? देखिए, दो बड़े मुद्दे हैं ब्रजेश जी। अब सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने ओवैसी की बात की है, लेकिन मायावती ने जो कैंडिडेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतारे हैं उसमें मुस्लिम वोट उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, जबकि जाट मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी। ना आरएलडी ने उतना उनको टिकट दिए मुस्लिमों को, ना सपा ने उस बेल्ट में दिया है। और पहले हमने देखा था कि बसपा सपा ने जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर हुआ था, लेकिन सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ था। कमोबेश यही स्थिति अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ रही है कि जो बीजेपी जो माफ कीजिए जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं, तो मुस्लिम उम्मीदवारों को जाटों का वोट नहीं मिल रहा, और जो जाट उम्मीदवार है सपा के वो मुस्लिमों का वोट नहीं मिल रहा है। तो जो जाट मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी वो फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी एक चीज, बीजेपी ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था, तो लखीमपुर की घटना के बाद भी अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाया नहीं कि ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहते थे। और सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान आप देखिए कि खबर आई कि अमित शाह संभालेंगे। तो बीजेपी को पता है कि किसान आंदोलन से उभरने के बाद, क्योंकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार 100 के आसपास सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी चाह रही है कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो तो 20-22-25% से ज्यादा का नुकसान ना हो। और बीजेपी को यह भी पता है कि अगर एक बार पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक हवा बन गई अगर हिंदुत्व की, तो वो फिर अवध में भी दिखाई देगी, वो बुंदेलखंड में भी दिखाई देगी, और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों में दिखाई देगी। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है कि एक हवा बनाई जाए कैराना के पलायन की, और एक ध्रुवीकरण का एक जो कारगर फार्मूला है बीजेपी का उसको अपनाया जाए। और आप देखिएगा आगे पीछे स्टेप में समाजवादी पार्टी बिल्कुल आएगी, और वो वही गलती करेगी जिसका बीजेपी को इंतजार होगा। बीजेपी को इंतजार होगा शायद जी गलती का, जैसे एक गलती उन्होंने की कि टिकट दे दिया, फिर उसको काटना पड़ा, उसकी बहन को टिकट देना पड़ा। ऐसी गलतियों का तो इंतजार करती है बीजेपी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी के दल जो हैं, चाहे बसपा हो या सपा का वोट बैंक काटेगी या आरएलडी हो, भाजपा को इन तीनों के अलग अलग लड़ने से फायदा होगा? बिल्कुल विजय जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है और वो अपने गेम में है, वो बढ़ती जा रही है। उसने आज सबसे पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी है। आरएलडी अलग लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। बीएसपी जो है, बीएसपी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की है उसमें कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम को लेके बैलेंस बना के किया, तो उम्मीदवार ज्यादा है, और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट काटने का काम बीएसपी कर रही है, और असदुद्दीन ओवैसी जो कैंडिडेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और लगातार जो है वो वोट काटने का काम समाजवादी पार्टी का हो रहा है। मुस्लिम वोट के जो एक तरफ न जाने की वजह से उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम पे विश्वास कर रही है। अनुराग ठाकुर ने अपनी बाइट में ये कहा है
कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हमारे जो भी काम हैं, उनको काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और माननीय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो जनता के बीच जाएंगे। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ लिया है और सबके साथ को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये उनका कहना था। मगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, आप चले जाइए उनके पार्टी कार्यालय तो अभी भी लोगों की लाइन लगी है। टिकट ऐसे बांटे जा रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी के टिकट से लोग जीती जा रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, जो स्थिति होती है, वो समझ पाना अभी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव काफी दूर है। क्योंकि आज आईटी का मतलब क्या होता है, अनुराग ठाकुर ने साफ बता दिया कि आईटी का मतलब समाजवादी पार्टी अभी जाने, उन्होंने उनके आईटी का मतलब उनके लिए मुख्तार अंसारी होते थे, अतीक अहमद होते थे, वो उनके आईटी मैनेजमेंट के लोग होते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है और धरातल पे काम करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम स्टार्ट कर दिया है और जो रोड कंपेनिंग आज स्टार्ट हुई है, चाहे वो राजधानी लखनऊ से, तो शायद क्या आपको जो सपा फार्मूला अपना रही है, पुराने फार्मूलों को लेकर चल रही है, सभी समाजों को साधने की और एमवाई फैक्टर्स को साथ लेकर चलने की जो रणनीति है उसकी, वो इस बार कारगर होते हुए नहीं दिख रही आपके अनुसार? बिल्कुल, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम लिस्ट के नाम जाहिर किए, तो उसमें मुसलमान को ज्यादा वो टिकट दे रहे हैं और पश्चिमी यूपी में जाट को टिकट दे रहे हैं, वहां मायावती भी मुस्लिम को टिकट दे रही है। तो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होने से समाजवादी पार्टी का नुकसान होना निश्चित है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर जनता के बीच जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने सबको खुश करने का काम किया है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो जाट वर्ग हो और चाहे वो मतलब ठाकुर वर्ग हो, सबको लेके चलने का काम किया है। उसी तरह उन्होंने टिकट के बंटवारे किए हैं और जो जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने सबको टिकट देके तोहफे देने का काम किया और सब मिलके मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भले ही बड़े मतलब दिखा रही हो, जुल्में दिखा रही हो, चाहे वीडियो रिलीज कर रही हो, चाहे गाने रिलीज कर रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी गाने रिलीज कर रही हो, तो मगर उन गानों के बीच में लड़ाई तो होनी है, वोटर की लड़ाई होनी है। अगर वोटर ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी को देना है, वो तो देखिए, अगर वोटर ये जान गए समाजवादी पार्टी को देना, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट एक तरफ से आते हैं, मगर समाजवादी पार्टी में जो वोट का बंटवारा हो रहा है, चाहे वो बीएसपी मुस्लिम वोट पे अपना दावा ठोक रही हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट पे दावा ठोक रहे हो, चाहे कांग्रेस ने ही मुस्लिम टिकट दिए हैं ज्यादा, कांग्रेस मुस्लिम वोट पे दावा ठोक रही है, तो मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये तो मतलब चुनाव के समय ही पता चलेगा, 10 मार्च के रिजल्ट में पता चलेगा कि मुस्लिम वोट का कितना बंटवारा हो, मुस्लिम वोट किस तरफ गए। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे फोकस की हुई है। आज उनको उसके प्लानिंग है, आज उन्होंने लीडी रथ निकाले, सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा के लीडी रथ को रवाना किया प्रचार। ठीक है साहब। तो मनोज जी, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और विकास दो एजेंडे पर जो भाजपा चल रही, दो फार्मूले लेकर चल रही है, बाकी के जो मुद्दे हैं अन्य दलों के हैं उन पर सब पे पानी फेरते हुए दिख रहे हैं ये दो मुद्दे सिर्फ? क्योंकि हमने देखा है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किस तरह से सपा की सरकार जाते हुए देखी, हमने मायावती की सरकार आते हुए देखी, तो वो मुद्दे आज भी हावी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आम लोग यहाँ खुश हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पहले भी मैं आया हूँ, अभी पिछले 7-8 दिन से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा फर्क। क्या देर रात तक सड़क पर घूमिए तो आप बिना भय के घूम सकते हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, आपके साथ कोई अनहोनी की आशंका नहीं है, जबकि पहले 5 साल पहले स्थितियां नहीं थी। तो एक बड़ा एक मुद्दा है ये। दूसरी एक चीज है कि इस पूरे चुनाव में जो मुझे 2 चीज अभी तक देखने को मिली है। पहली ये है कि सारे राजनीतिक दल बीएसपी को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे वो पत्रकार हों, कि वो मान के चल रहे हैं कि बसपा का करिश्मा होगा नहीं। लेकिन बसपा का जो वोटर है, आप देखिएगा कि जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को तो सारे लोग उससे चौंकेंगे। और दूसरी एक बात है सपा ओवर कॉन्फिडेंस में। चुनाव में जब आपके पास रैलियों का माध्यम नहीं है, आपको डिजिटल प्रचार करना है, वर्चुअल रैली करना है, ऐसे में पिछले 7 दिन से अखिलेश यादव लखनऊ में डेरा डाले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जो उनके दावेदार हैं वो लखनऊ में डेरा डाले हैं। पूरे तमाम इतनी भीड़ है, तो वो जिसका टिकट जिसको मिलना है वो क्षेत्र छोड़ के यहाँ लखनऊ में डेरा डाले हैं।
और इसमें अखिलेश यादव दिन भर पत्रकारों से बात करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1 घंटे लंबी चलती है जिसमें काम की बात एक भी नहीं निकलती है। वो अपनी एक बात करते हैं, कभी वो कहते हैं किसी दिन इतनी बिजली फ्री मिलेगी, कभी वो पेंशन की बात करते हैं। तो उनको ये ऐसा लग रहा है कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि 10 मार्च के दिन तो जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला करने वाली है, लिहाजा वो ज्यादा मेहनत अभी करते दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि बीच में उन्होंने जो एक रेपो बनाया था रैलियों के माध्यम से, वो कहीं थमसा गया है और डिजिटल प्रचार में वो बीजेपी से तमाम सारे दल पीछे हैं। तो हो सकता है कि ये इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है कि नया फैक्टर साबित हो सकता है। और रणनीति चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि एक के बाद एक मुद्दे आते हैं, कई बार मुद्दे ऐसे हावी हो जाते हैं कि बाकी के सारे मुद्दे धरे रह जाते हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी गंगा में पानी बहुत कुछ बहना है, बहुत से मुद्दे भी आना है, लेकिन मुद्दे फिलहाल जो चल रहे हैं वह पुराने ही हैं। कितने कारगर होंगे, ये राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना रखी है। अखिलेश यादव अपनी रणनीति के साथ मैदान में है, तो अमित शाह अपनी रणनीति के साथ मैदान में। बसपा भी खामोशी से चल रही है, और जिस तरह मनोज जी कह रहे हैं, हो सकता है कि निर्णय चौंकाने वाले हों, जो परिणाम आए वो बड़े चौंकाने वाले हों। तो देखते रहिए, क्योंकि आगे जो परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि किसमें था कितना दम और कौन सा मुद्दा रहा हावी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।